साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कैसा आहिस। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं रिगार्डिंग 125 सीआरपीसी। नाम तो सुना ही होगा आपने। ये एक लायबिलिटी सेक्शन है सीआरपीसी में जो कि एंटी हस्बैंड है। ये सेक्शन बोलता है कि अगर हस्बैंड के पास सफिशिएंट मीन्स है, वाइफ के पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है और वाइफ एडल्ट्री में नहीं है, विदाउट रीजनेबल कॉज अलग नहीं रह रही है, या हस्बैंड और वाइफ म्यूचुअली जो है अलग नहीं रह रहे हैं, तो वहाँ पर हस्बैंड को अपनी इनकम के अकॉर्डिंग वाइफ को मेंटेनेंस के लिए मॉनेटरी बेनिफिट्स देने होंगे। साथियों कानून जब बना था तो इसका पर्पज़ जो है बहुत ही पायस था, पर आज हम क्या देखते हैं, इस कानून का जो है दुरुपयोग बढ़ गया है। आए दिन झूठे फेक मुकदमे होते हैं, लड़कों को परेशान किया जाता है और उनकी इनकम हायर साइड पर जो है कोर्ट की जाती है और आप भी सामान्य तरीक़ों से मुकदमों को लड़ते हो। पर हमें कुछ पैटर्न्स को जो है चेंज करना होगा, कुछ नई चीज़ें पढ़नी होंगी, सीखनी होंगी, तभी जो है हमको फ़ायदा होने वाला है। साथियों जब भी 125 सीआरपीसी का मुकदमा पेश होता है तो यूजुअली कई आरोप जो है हस्बैंड के परिवार पर लगाए जाते हैं। तो उन आरोपों को समझने से पहले जो आज का अध्याय है उसको हम बांटते हैं 3 कैटेगरी में कि 125 सीआरपीसी में जो लड़ने की मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो क्या है, जिसमें मैं जोड़ दूंगा इनकम टैक्स प्रोविजंस पे और खासकर एक्सपेंडिचर क्लॉसेस के ऊपर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाइफ को क्या इन टेक्निक से हराया जा सकता है या उसके परिवार को परेशान किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरी बात है कि जो ये मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस हम लेके आना चाहते हैं या लेके आ चुके हैं, उसका क्या बेनिफिट पैन इंडिया में जो है हो सकता है, खासकर उन लोगों को जो इन झूठे मुकदमों का या इन व्यवस्थाओं का जो है वो शिकार है। साथियों जब भी मामला दर्ज होगा 125 सीआरपीसी का, तो आप एक बात तो मान के चलो, जो बात है अनकॉन्ट्रोवर्टेड, कि वाइफ जो है वो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, जिसका अभिप्राय क्या है कि ना तो उसकी इनकम सैलरी से है और ना ही उसकी इनकम बिजनेस से है। मतलब जो टोटल आय होनी चाहिए वो आय है बिल्कुल ज़ीरो। जब आय ज़ीरो है तो इनकम टैक्स भी नहीं भरा जाएगा। और हिंदुस्तान में मैं ये देखता हूँ कि जो हाउस वाइफ्स हैं या ऐसी महिलाएं जो अपने आप को बेरोजगार बताती हैं, वो अपना रिटर्न तक फाइल भी नहीं करती हैं। वो कहते हैं कि जब हमारी इनकम ही नहीं है और जो एक स्लैब गवर्नमेंट ने दिया है उस तक भी हमारी इनकम नहीं पहुंच रही है, तो वाई शुड बी फाइल द रिटर्न ऑल्सो। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर ये एक लूप होल जो है क्रिएट होता है, वो कैसे हो रहा है ये आपको मैं समझाने का आगे प्रयास करूँगा। साथियों देखो, छोटी सी बात है कि हस्बैंड जो इनकम ले रहा है वो ले रहा है या तो सैलरी से या ले रहा है बिजनेस से। पर यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात स्पष्ट कर दूं कि जो बिजनेसमैन होगा या जो बंदा सैलरी में होगा, उसकी कोशिश क्या रहेगी कि इनकम को इस तरह से एडजस्ट किया जाए कि इनकम कम दिखे और खर्चे जो है ज़्यादा दिखें। और सरकार भी कहती है कि जो आपका प्रॉफिट है उस पर हम जो है टैक्स लेंगे। यहीं से जो है एक लूप होल क्रिएट होता है और वाइफ को तंग करने का आपको एक नया इंस्ट्रूमेंट जो है हाथ में मिलता है। जैसा मैंने आपको भी कहा कि वाइफ जो है सबसे पहले शो करती है अपने आप को बेरोजगार और हस्बैंड को आय अर्जित करने वाला। मतलब मेरी इनकम तो नहीं है पर खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। हास्यप्रद लगता नहीं है आपको कि जो बंदा कमाता नहीं है और वो खर्चा ज़्यादा करने की बात कह रहा है या खर्चा उसका आसमान पे है। बड़ी हास्यप्रद बात है, इसको कहते हैं मानसिक दिवालियापन। पर करें क्या, मजबूरी है भाई, अपना पेट भी तो पालना है और उसके साथ साथ जो घर वाले हैं उनको पालना है, जो कुंवारी बहनें हैं उनको पालना है, कुंवारे जो भाई हैं उनको पालना है ना, और जो अपने माता पिता हैं उनको पालना है, जो कानूनी सलाहकार है उनको पालना है, और हर उस कुकर्मी जीव को पालना है जो ऐसी महिलाओं को सहयोग कर रहा है झूठा मेंटेनेंस क्लेम तैयार करने में, उसे पेश करने में और कोर्ट से मैक्सिमम बेनिफिट लेने में। और इंडियन कोर्ट्स भी क्या होता है कि इनकी जो सिंपैथिकल बातें हैं उसमें बह जाती हैं। ये कोर्ट को लीगली नहीं इमोशनली जो है हिट करती है। और यूजुअली जो आरोप लगाए जाते हैं वो 4 कैटेगरी में होते हैं। सबसे पहली बात कि मेरा पति तो मुझे बहुत मारता पीटता है, दिन भर मारता पीटता रहता है। भाई ऐसा क्या कर दिया भाई तूने, मेरी इतनी पिटाई हो रही है? बस वही कि साहब दहेज की मांग करते हैं। अच्छा जी, और क्या मांगते हैं जी आपसे? कि साहब पैसा मांगते हैं, और कि साहब कहते हैं कि मुझे फ्लैट लेके दो, मुझे दुकान लेके दो, मैं दुकान चलाऊँगा। बढ़िया है, अच्छी बात है। और ये आरोप जो है आपको 99% पिटिशंस में कॉमनली जो है देखने को मिलेंगे। ये फैक्ट है। दूसरे आरोप जो कैटेगरी एडवांस कहते हैं हम लोग, कि मेरा ससुर जो है मुझे छेड़ता है और मुझे अकेला पाकर कमरे में आ जाता है और मेरे साथ अश्लील हरकतें करने या संभोग करने का प्रयास करता रहता है। अरे कुछ तो शर्म करो भाई, तुमको मेंटेनेंस चाहिए तो मेहनत कर लो, थोड़ा सा वर्किंग कर लो, अपनी जॉब करो,
अपना एक आत्मसम्मान बनाओ। पर ऐसे आरोप लगाने से होगा भी क्या? पर ट्रेंड जो है वो फॉलो हो रहा है, तो ये फॉलो करते रहेंगे। 69% पिटिशंस में ऐसे आरोप देखने को मिलते हैं। कैटेगरी नंबर 3 में देवर पे आरोप होते हैं कि देवर जो है ऐसे फिल्म में दिखाता है या हस्बैंड जो है मेरे साथ गुदा मैथुन करता है, जिसमें ऐसा देखा गया है कि आजकल ये ट्रेंड बन चुका है, खासकर ट्रेंड, कि ऐसे आरोप लगा दो ताकि हस्बैंड जो है जलील होगा और लोगों में ऐसा बिलीव आ जाएगा, यह मैडम काट देना, और आम जन में ऐसा बिलीव आ जाएगा कि हस्बैंड और उसका परिवार तो कुकर्मी है, कामुक साहित्य पढ़ते रहते हैं दिन भर, और कामुक साहित्य पढ़ के एक मासूम महिला की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। ये कामुक लोगों को तो सजाए मौत मिलनी चाहिए। ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं कि हस्बैंड और उसका परिवार जो है वो हल्के रह जाता है। बेचारा कोई तो बिजनेसमैन है, कोई सैलरीड पर्सन है, किसी का बाप रिटायर्ड हुआ है एजुकेशन से, किसी का पोस्ट ऑफिस से, किसी का अदर डिपार्टमेंट से, मतलब जो जीवन उन्होंने देश को दिया, देश का नाम जो है आगे बढ़ाया, देश की सेवा ईमानदारी से करी, और जब बुढ़ापा आ गया 60 साल का, तो वहाँ बहू सेवा नहीं कर रही है, आरोप लगाई जा रही है, कुकर्मी, अत्याचारी, और ये कामुक साहित्य पढ़ने वाले, कामुकता करने वाले, अश्लील बातें करने वाले ऐसे लोग हैं, ऐसा परिवार है जी। उसका बेनिफिट क्या होगा जी? कि परिवार बदनाम होगा, अल्टीमेटली घुटनों पाएगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाएगा, भारी भरकम मांग ऐसे तो पूरी होगी। और यहाँ भी दिल नहीं भरता तो जो कुंवारी बहनें हैं उस पर भी आरोप लगा दिए, या विवाहित बहनें हैं उन पर भी आरोप लगा दिए। तो ये किस्सा बंद कर दो। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि भाई 125 CRPC केवल उन महिलाओं के लिए बना था जो फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप है। क्या तुम मानते हो फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप खुद को? तो लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर नहीं हो तो जो सरकार का सपना है वुमेन एम्पावरमेंट का, उसको पूरा करो। आज भारत की महिला जो है विश्व में परचम लहरा रही है, आज भारत की महिला जो है अंतरिक्ष में जा रही है। पर हमारा माइंड सेटअप ऐसा क्यों हो चुका है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है पति को लूटना चाहते हैं, उससे भारी भरकम पैसा जो है निकालना चाहते हैं। ये माइंड सेटअप जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अब साथियों आते हैं मेन मुद्दे पे। अब एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो। जो कुछ बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि एक्सपेंडिचर क्लॉज और इनकम क्लॉज ये दो महत्वपूर्ण क्लॉज हैं, क्योंकि इन्हीं के जो है कॉन्सिक्वेंटल में निकलता है प्रॉफिट। और व्यापारी की इच्छा क्या होती है कि इनकम कम दिखाई जाए और खर्चे जो है ज़्यादा दिखाई जाए, ताकि इनकम टैक्स या तो ना बने या कम से कम बने। और वही थ्योरी जो है वाइफ की है कि इनकम नहीं है और खर्चे जो है बहुत ज़्यादा है। तो जब भी आप 125 CRPC के मामले को कंटेस्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले जो आपके रिटर्न आर्गूमेंट्स हैं या जो आपका जिरे के पॉइंट है उसको 4 कैटेगरी में बांट लो। खर्चे कहाँ होंगे, खर्चे के मत जो है देखने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, उसका परिवार का जो पोजीशन है उस पर जिरे करनी है आपको, कि उसके पिताजी कितना कमाते हैं, भाई कितना कमाते हैं, उसकी बहनें कितना कमाती हैं, उसके जो अन्य घर वाले हैं वो कितना कमाते हैं, और उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। क्योंकि लड़की यूजुअली पिटिशन में लिखती है, ये पैरा जरूर पढ़ना, कि मुझे मेरा भाई सपोर्ट कर रहा है, या मुझे मेरे पिता सपोर्ट कर रहे हैं, या मुझे मेरी बहनें सपोर्ट कर रही हैं। अगर वो सपोर्ट कर रही हैं तो इसका मतलब ये कि उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतनी स्ट्रांग है कि वो खुद को सपोर्ट तो कर पा रहे हैं, पर सपोर्ट करने के साथ साथ इस महिला को भी जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और जितना खर्चा वो मांग रही है, जैसे मान लो जी 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तो इसी के हद तक जो है सपोर्ट मिल रहा है, तभी तो वो सर्वाइव कर पा रही है। और चूँकि लाइबिलिटी जो है हस्बैंड की है, चुकानी पड़ रही है बहनों को या भाइयों को या पिताजी को, तो अल्टीमेटली उसको वो पैसा जो है अपने हस्बैंड से चाहिए, और जो वो खर्च कर चुकी है उसको वो रिफंड भी करना होगा। तो सबसे पहली बात, इनकम स्टेटस जो है जानना ज़रूरी है। और मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं, मैं बात कर रहा हूँ 90% मैटर्स की, कि जहाँ पर पिता या भाई या बहनें जो है वो इनकम टैक्स पेयर तक नहीं है, इवन रिटर्न तक फाइल नहीं करते हैं। जो लोग रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, जो अपनी इनकम ही बहुत कम बता रहे हैं, तो वो उस महिला का खर्चा जो 20,000, 25,000 बता रही है वो कैसे उठाएंगे। आज एक यूजुअल ट्रेंड है कि मुझे 20,000 तो चाहिए, एक यूजुअल मिनिमम मांग बता रहा हूँ, उसके ऊपर तो भगवान जाने। अगर उससे भी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो ये आती है 2,40,000 रुपये, अगर हम अनुमान लगा रहे हैं 20,000 से भी। अगर किसी महिला का 2.5 लाख खर्चा कोई दूसरी महिला या उसका भाई या उसके पिता या उसकी माता जो है उठा रही है, तो उसका मतलब ये है कि उनके पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, और उसमें इतना स्कोप है कि एक लाइबिलिटी को जो है वो बियर कर रहे हैं, एक ऐसी लाइबिलिटी जो करीबन 2.5 लाख तक बनती है, जो मैंने आपको अभी बताया। मोटा मोटी बात मैं कर रहा हूँ। अगर वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इनके पास इनकम का सोर्स ही नहीं है, और इन्होंने जो है इनकम को कंसील्ड किया है। तो जो सोर्स वो लेके चलेगी, इट बिकम सस्पेक्टेड एंड डाउटफुल। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जिस सोर्स को बताती है, अगर वो सोर्स कोर्ट में नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या है कि मटेरियल गवाह या मटेरियल विटनेस जो है सप्रेस कर लिया है। इस पॉइंट को आपको लेके चलना है, तो इस पर आपको विशेष जोर देना है, विशेष जो है आपको जिरह करनी है, और एटलेंथ जिरह करो उनकी इनकम पे, कि उनकी अपनी इनकम कितनी है, उनके अपने एक्सपेंडिचर कितने हैं,
कितना उनको बचता है, कितना वो सेविंग करते हैं, कितना वो एफडीआर में इन्वेस्ट करते हैं, कितना वो म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, या ऐसा क्या उनके पास रिटेंशन रहता है कि वो आपकी हेल्प कर पा रहे हैं। अगर लड़की प्रॉपर आंसर नहीं दे पाती है और वो गवाह कोर्ट में नहीं आते हैं, और अगर आते हैं और विरोधाभासी उत्तर देते हैं, तो इसका डेफिनेट फ़ायदा जो है आपको मिल जाएगा। ये बात जो है आप नोट कर लो। इसके साथ साथ एक कैटेगरी हमको नोट करनी है कि जो भी हेल्प वो ले रही है वो कैसे लेती है, अकाउंट फॉर और अनअकाउंटेड। अगर वो हेल्प अकाउंट फॉर लेती है तो कितनी वो ले रही है खातों में, और अगर अनअकाउंटेड हेल्प चल रही है तो इसका विशेष कारण क्या है। क्योंकि कानून ये बोलता है कि कोई भी चीज़ जो है वो छुपी हुई नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी फेयर ऑन द रिकॉर्ड। अगर पिताजी जो है पैसे विड्रॉ करके देंगे बैंक से, या उनका अदर सोर्स ऑफ इनकम है जो अनअकाउंटेड है, तो डेफिनेटली फ़ायदा आपको मिलने वाला है। क्योंकि कानून ये बोलता है कि आपकी हर तरह की इनकम, चाहे वो मेन सोर्स से हो चाहे अदर सोर्स से हो, इट शुड बी अकाउंट फॉर एज पर द इनकम टैक्स रिटर्न। अगर अनावश्यक रूप से अगर उसके पिताजी जो है पब्लिक सर्वेंट हैं और बिना ड्राइंग करे या बिना पैसा निकाले या बिना लाइबिलिटी शो करें उसकी अनवारंटेड हेल्प कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो रिश्वत ले रहे हैं। इट इज़ अ फिट केस टू गो फॉर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। और अगर अकाउंट फॉर वो चीज़ नहीं है, या ड्राइंग्स में जो है हमें दिखाई नहीं देती है यूजुअली, या लाइबिलिटी जो है रिटर्न में दिखाई नहीं देती है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक लॉन्डर चल रहा है मनी का। एक ऐसे अनवारंटेड सोर्स से उसको हेल्प मिल रही है कि उसको वो बताना नहीं चाहती है, बट उसकी लाइबिलिटी वो पिता के या भाई के या बहन के कंधों में मान रही है। इसकी तीन पॉसिबिलिटी है, या तो उसका कोई सो फॉल्ट पर्सन है जो उसको हेल्प कर रहा है, या दूसरी बात है कि वो अर्न कर रही है बट उसकी अर्निंग जो है अनअकाउंटेड है, या तीसरी बात इनके पास एक ऐसा सोर्स है जो इनलीगल मीन्स या अनवांटेड मीन्स से जो है आता है, जिसके माध्यम से जो है वो पैसा प्राप्त करके अपना सर्वाइवल जो है चला रही है। अगर हम इन 3 पॉइंट पर विचार करेंगे और कोर्ट को विचार करवाएंगे और उस पर जिरे करेंगे तो डेफिनेटली जो है हमको फ़ायदा मिलेगा। बट जिरे अपने को एट लेंथ करनी है, इस बात को जो है आपको नोट रखना है। साथियों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लड़की खुद के खर्चे आपको पा रहे हैं, तो इसकी इनकम तो जीरो है और जो घरवालों की इनकम थी उस पर अपने जीरा कर ली है। अब उसके खर्चे जो है 5 कैटेगरी में होते हैं। सबसे पहली बात, एक्सपेंसेस ऑन द एजुकेशन। अब चूँकि वो पढ़ लिख नहीं रही है तो वो आप काट दो, ये ज़ीरो हो गए, ये अपने को पे नहीं करने। दूसरा आता है एक्सपेंसेस ऑन द फूड। उससे आप पूछो कि मैडम आप क्या खाना खाते हो, कि भाई आपको नॉनवेज खाना पसंद है या वेज खाना पसंद है, या आप क्या खाते हो। क्योंकि ये ज़रूरी क्वेश्चन इसलिए होता है, ये रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि फूड का जो एक्सपेंसेस है जो हमको काउंट करवाना है वो रियल काउंटिंग में होना चाहिए। यूँ ना हो कि मुझे तो 50 बोरी जो है गेहूँ लगता है महीने का, उसको रियल डाइट जो है बतानी पड़ेगी। ये आपको मैं इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ कि एक लड़की ने अपना खर्चा जो है कोर्ट में बताया कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए खाना खाने के लिए। तो मैंने कहा जी आपको डायबिटीज़ भी है, और डॉक्टर ने कहा कि आपको डायबिटिक डाइट जो है लेनी है, और उसमें खर्चा जो है आपका कम आएगा जो आपने बताया है। तो उसने कहा कि ये खर्चा मेरा कम होता है, मैंने ये खर्चा जो है क्लेम करा है हायर साइड के ऊपर। तो कहने की बात ये कि जो भी खर्चा मांगा गया है और जो जस्टिफिकेबल एक्सपेंसेस हैं उसको हमें रिकॉर्ड पर लेके चलना है। अब अमूमन खाने में आदमी क्या खाएगा, दाल रोटी या चावल हो गए या सलाद हो गया, हद से हद कोई भी थाली बढ़िया से बढ़िया हो जो घर पे बन रही है उसमें खर्चा करीबन आता है 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक एक टाइम का। अगर ये खर्चा है तो ये खर्चा है मिनिमम साइड के ऊपर वाइफ का। तो इसको भी जो है कंफर्म करना है आपको कि वो खाती क्या है। इसके अलावा कितनी बार वो डिनर बाहर करती है, कितनी बार लंच बाहर करती है, कितनी ब्रेकफास्ट जो है घर से बाहर करती है। वो खर्चे वो अनअकाउंटेड क्यों कर रही है, सारे खर्चे कैश में क्यों कर रही है। इसका भी बड़ा क्या है कि वो खर्चे कर नहीं रही है पर खर्चे मारने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो वो ख़रीदारी कर रही है अपनी रोटी के लिए, दाल के लिए या अन्य खर्चों के लिए, उसके बिल्स कहाँ पर हैं। क्योंकि आप सब समझते हैं कि जो भी व्यापारी हैं उनको माल जो है बिल से बेचना पड़ेगा, और अगर वो बिल से माल नहीं बेच रहे हैं तो दे आर लाइबल फॉर द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अंडर द लॉ। उनको बुक्स ऑफ अकाउंट भले मेंटेन नहीं करना है छोटे व्यापारियों को, बट उनको माल तो बिल से बेचना ही पड़ेगा ना, ताकि टैक्स इविजन्स नहीं हो, गड़बड़ियाँ ना हो, और जो उनका प्रॉपर स्टॉक है, जो प्रॉपर परचेज है और जो प्रॉपर सेल है वो सरकार को जो है इंडिकेट हो सके। तो आप उन व्यापारियों के नाम जो है कन्फर्म करो जिससे वो आर्टिकल परचेज करती है, उनको लीगल नोटिस दो इन द लाइट ऑफ GST ऑल्सो कि तुम लोग जो है ये जो गड़बड़ियाँ कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो। ऐसा क्या विशेष कारण है कि आप पैसा कैश में ले रहे हो पर उसका बिल रिसिप्ट जो है वो जनरेट नहीं कर रहे हो। अगर रिसिप्ट नहीं है, सप्लाई डाउटफुल है, तो वहाँ पर एक कनेक्शन जो है वो कट जाता है। जिसका भी प्राय क्या है, लड़की को कोई और पाल रहा है और वो उस लाइबिलिटी को हस्बैंड के माथे जो है मरना चाहती है, तो इसका फ़ायदा जो है हमारे को मिल जाएगा। तीसरे जो मेजर खर्चे होते हैं वो होते हैं सौंदर्य प्रसाधन के अंदर। तो ऐसे क्या सौंदर्य वो लगाती है, क्या ब्यूटी पार्लर करती है कि उसको जो है इतना हायर साइड पे जो है खर्चा मांगना पड़ रहा है। अगर ब्यूटी पार्लर जा रही है, अगेन सर्विस है, बिल मांगो, और अगर बिल नहीं है तो अगेन इट इज़ डाउटफुल, क्योंकि इसका फिर उसको रिम्बर्समेंट नहीं है।
और इतना ब्यूटी पार्लर में क्यों जा रही है? इधर तो हस्बैंड ने छोड़ रखा है, मेहनत वो कर नहीं रही है और घूम रही है ब्यूटी पार्लर के अंदर, तो एडवर्स इन्फ्लुएंस जाएगा कि भाई तू एक तरफ कहती है मैं किसी काम करम की नहीं हूँ, मैं घर बैठे रहती हूँ, और तू घूम रही है ब्यूटी पार्लर में टाइम पास करने के लिए। चौथे इंपॉर्टेंट खर्चे होते हैं टेलीफोनिकली, जिसमें आईफोन परचेज कर लिया या कोई आपने सिम के रिचार्ज करा लिए, तो इतने महंगे महंगे रिचार्ज क्यों, इतने महंगे महंगे फ़ोन क्यों? जिसका मतलब वही है कि यहाँ तो आपके पास एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है और उसको उपयोग में लेकर उसके जो खर्चे हैं वो आप मान रहे हो हस्बैंड के ऊपर। वो तब पॉसिबल है कि या तो खुद की अर्निंग है, या अर्निंग को सप्लाई कर रहा है घर वाला, या अर्निंग थर्ड पार्टी से आ रही है, जो मैंने आपको बताया ऊपर। और पांचवी जो कैटेगरी है खर्चे की, वो है कपड़ों पे, क्लोथ्स के ऊपर, कि वो परचेजिंग कहाँ से करती है और कितनी करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर हमने इन चीज़ों को जो है स्पेसिफिक करा लिया और खर्चों को जो है कैटेगराइज करा लिया, तो डेफिनेटली जो है इसको हम स्पेसिफिक कर पाएंगे कि जो डिमांड रेज की गई है वो डिमांड एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल डिमांड तो 4 से 5 हज़ार रुपये की है, या 6 हज़ार की है, 7 हज़ार की है, बट उसके अगेंस्ट जो क्लेम है वो 50 हज़ार का। तो क्लेम जो है वो एक्सॉर्बिनेट है। अधिक से अधिक क्लेम को इसलिए बांटा गया है ताकि हस्बैंड से अधिक क्लेम जो है वसूला जा सके, जबकि इन रियल डिमांड तो वास्तव में कम है। अधिक डिमांड क्यों की जा रही है? क्योंकि उनके लिए भी जो है खर्चे वहन कर सकें। जबकि आपको मैं स्पष्ट कर दूं, आप सिर्फ वाइफ के खर्चों के लिए बाध्य हैं, अन्य खर्चों के लिए बाध्य नहीं है। और 125 सीआरपीसी में वाइफ को लीगल एड अगर चाहिए तो वो सेक्शन 12 लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में अप्लाई करें, बट आपके मार्फत वो खर्चा वकील का नहीं मांग सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो। और अगर वो मांगती है तो आप सेक्शन 13 फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत आपत्ति पेश कर दो कि अलाउड नहीं है एडवोकेट्स। जब एडवोकेट्स अलाउड नहीं है फैमिली कोर्ट में, तो खर्चा भी किस बात का होगा। और हमने क्यों बोला आपको कि वकील बुक करो? आओ ना, जब मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ तो आप भी कंटेस्ट करो। इसके अलावा कैटेगरी नंबर 3 में आते हैं जो अदर कैटेगरीज में, जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस। वो क्या क्या है? अगर बीमारी है तो बीमारी क्या क्या है? अगर बीमारी है तो इतना खा कैसे रही है, और इतना खा रही है इसका मतलब बीमारी नहीं है, तो प्लीडिंग आपस में जो है विरोधाभासी हो जाएगी। इस बात को भी जो है आप स्टैंड करो। और फोर्थ कैटेगरी जो आपको मैंने बताया, जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल सिनेरियोज की, कि वाइफ जो है उसके प्रयास क्या है नौकरी के लिए। भाई वो प्रयास तो कर नहीं रही है, उसको पूछो ना भाई तूने कहाँ का बायोडाटा दिए, तूने कहाँ का सीवी दिए, क्या प्रयास किए। सेट आंसर आएगा भाई मैं डिप्रेशन मांगी थी, डिप्रेशन मांगे थे, इलाज चला होगा, दिखाओ जी पर्चे। अगर वो चीज़ें नहीं है, मिसिंग है, तो इसका मतलब वाइफ जो है प्ले कर रही है और वो कानूनी प्रक्रिया का मिसयूज़ करते हुए अनवारंटेड लाभ जो है आपसे कमाना चाहती है। तो कुल मिला के इसकी लाइट में जो है आपको जिरह करनी है, अपने क्वेश्चंस को जो है रेडी करना है, और आपको उसकी लाइट में जो है प्लीडिंग्स करनी है। इस बात को जो है आप नोट कर लो। तो साथियों, ऐसे कई केसेस में इस रिसर्च वर्क को मैंने अप्लाई किया, और अच्छी बात ये थी कि वाइफ को वहाँ पर चक्कर आना जो है वो शुरू हुए। क्योंकि अगर वो शो करते कि मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, मेरे खर्चे जो है मेरे पिताजी उठा रहे हैं, वो तो इनकम टैक्स पेयर ही नहीं। कुछ जो है गवर्नमेंट जॉब में थे, उनको नोटिस गए 13(1) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के, या 13(1) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के, भाई सैलरी बहुत छोटी है, ड्राइंग आपकी है ही नहीं या बहुत कम है, और जो आपके ITRs हैं उसमें आपने चीज़ शो नहीं कर रखी है। तो कारण क्या है कि इसका जो बड़ा से बड़ा खर्चा आप कैसे उठा पा रहे हो? भाई कईयों की सैलरी जो है 40,000 है, 50,000 है, और जो लड़की का एकमात्र खर्चा है वो भी जो है 50,000 है। परिवार में छोटे बच्चे भी हैं, अन्य लोग भी हैं जो बेरोजगार है, तो इतना खर्चा कैसे उठा पा रहे हैं? तो सस्पेक्टेड एंट्रीज करनी है। अगर हम एक सस्पिक्शंस क्रिएट कर पाएंगे, द कोर्ट विल जस्टिफाई कि ये लड़की जो है गड़बड़ कर रही है और सही बात जो है लेके नहीं आ रही है, इसका क्लेम तो है पर बहुत छोटा है, उसको जो है एग्जुमिनेट कर रही है। तो साथियों, कुल मिला के ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए। अगर इसकी लाइट में आप जिरह कर पाओगे, क्वेश्चंस को फ्रेम कर पाओगे, और अपने मैटर को 44AB इनकम टैक्स एक्ट की लाइट में प्लीड करोगे, एक्सपेंडिचर बढ़ा दोगे, तो वहाँ पर कोर्ट को ये जस्टिफाई हो जाएगा कि ये लड़की ज़रूर कुछ खेल खेल रही है, और ये लड़की के पास सोर्स ऑफ इनकम है या सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब मनी है, और ये चीज़ें जो है छुपा कर ये प्लीडिंग्स कर रही है ताकि अधिक से अधिक मेंटेनेंस जो है वो क्लेम कर सके। तो साथियों, इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट है आपके राइट्स को लेकर, आपको अवेयर करने के लिए ये वीडियो जो है मैंने तैयार किया है। तो साथियों, घबराने का नहीं है। साथियों, ऐसे ही अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी क्वेरीज के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर डायल करें। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।